आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कृषि और अर्थव्यवस्था की कुछ रिपोर्ट्स हैं और यात्रा वृत्तांतों का एक पूरा स्टैक। हाँ, और हमारा मिशन अवध के एक ऐसे जिले को गहराई से समझना है जो मतलब बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और वो जिला है प्रतापगढ़। देखिए, अगर अवध एक बड़ा परिवार है तो लखनऊ उसकी नवाबी नजाकत है और अयोध्या उसकी आध्यात्मिकता। एकदम सही। लेकिन इन सब के बीच प्रतापगढ़ उस परिवार का वो सदस्य है जिसकी मिट्टी में एक तरह का रग्ड रेजिलियंस है। मतलब एक बेहद कठोर लचीलापन और मेहनत बसी है। और ये कठोर लचीलापन कोई किताबी शब्द नहीं है। मतलब अगर हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से देखें तो पता चलता है कि 1920s के दशक में जो कुछ हुआ था। अच्छा, आप बाबा रामचंद्र के नेतृत्व वाले विद्रोह की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तालुकदारी प्रथा के खिलाफ जो विशाल किसान विद्रोह हुआ था वो इसी जमीन से उठा था। पर एक बात सोचने वाली है, मतलब विद्रोह तो देश में और भी कई जगह हुए थे ना? हाँ, हुए तो थे। तो फिर इसी जिले को खास तौर पर विद्रोहियों की भूमि क्यों कहा गया? मैंने इन पन्नों में पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ग्रामीण भारत का असली दुख यहीं देखा था। हाँ, ये बहुत अहम बिंदु है। पर असल में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने पूरी कांग्रेस का रुख ही मतलब किसानों की तरफ मोड़ दिया? देखिए, उन्होंने बेदखली का वो क्रूर सच देखा जहां किसानों से मनमाना लगान वसूला जा रहा था और उन्हें उनकी जमीन से रातों रात निकाल दिया जाता था। बाप रे, रातों रात? जी हाँ, नेहरू ने उस भयानक गरीबी और जमींदारों के शोषण को अपनी आंखों से देखा। प्रतापगढ़ के किसानों ने उस अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय जो संगठित आवाज उठाई ना, उसने बहुत बड़ा असर डाला। तो उस आवाज ने राष्ट्रीय आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल, उसने नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया था। रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि जिन परिवारों ने कभी जमींदारों से एक एक इंच जमीन के लिए खूनी संघर्ष किया, वही किसान आज मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब सिर्फ मेहनत से तो कोई अचानक ग्लोबल एक्सपोर्टर नहीं बन जाता। इसका तंत्र कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी जो ओडीओपी योजना है ना, उसका असली विज्ञान काम आता है। ओडीओपी? अच्छा। देखिए, प्रतापगढ़ की मिट्टी आंवले के लिए हमेशा से बेहतरीन थी, पर किसान उसे कच्चे माल के रूप में बेहद सस्ते में बेच देते थे। या फिर वो खेतों में ही खराब हो जाता होगा? बिल्कुल। ओडीओपी ने उस कच्चे माल को एक पूरी इंडस्ट्री में बदल दिया। सरकार ने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए सब्सिडी दी, कोल्ड स्टोरेज बनवाए। मतलब पारंपरिक खेती को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मशीनों का सहारा मिला। हाँ, तभी वो कच्चा आंवला अब हाई वैल्यू मुरब्बे, जूस और आयुर्वेदिक दवाओं में बदलकर विदेशों तक पहुंच रहा है। क्या बात है! ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित आर्थिक ढांचा है जिसने प्रतापगढ़ को भारत का 80% आंवला सप्लाई करने वाला पावर हाउस बना दिया है। 80%? ये तो सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। और ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि जिस मिट्टी में इतना कड़ा संघर्ष और फिर इतना बड़ा व्यापार पनपा, उसी ने गहरी दार्शनिक सोच को भी जन्म दिया। हाँ, सांस्कृतिक रूप से भी ये बहुत समृद्ध है। मैंने इन्हीं यात्रा वृत्तांतों में देखा कि महान कवि हरिवंश राय बच्चन की जड़ें इसी जिले के बाबूपट्टी गांव में है। जी, और सिर्फ साहित्य ही नहीं, अगर हम आध्यात्म की बात करें तो मानगढ़ का भक्ति धाम एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे जगत गुरु कृपालू जी महाराज ने स्थापित किया था। बिल्कुल। वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। ये साफ दिखाता है कि इस क्षेत्र के लोग सिर्फ भौतिक और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। मतलब उनका जुड़ाव अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से भी उतना ही गहरा है। एकदम सही। इन सारे पहलुओं को पढ़ने के बाद एक बात साफ लगती है, इस जगह के असली मिजाज को समझने के लिए अलग अलग सदियों से होकर गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई यहाँ एक दिन बिताए तो वो सिर्फ जगह नहीं बल्कि युगों को महसूस कर सकता है। जैसे अगर सुबह 8 बजे हम सई नदी के तट पर बेला देवी मंदिर से शुरुआत करें, जिनसे इस शहर को अपना नाम मिला, और वहां से सीधा प्राचीन वैदिक काल में छलांग लगाएं। मतलब 11 बजे के करीब अजगरा की वो ऐतिहासिक झील पहुंचे, जिसके बारे में मान्यता है कि वही महाभारत का प्रसिद्ध यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था। बिल्कुल वही जगह। कल्पना कीजिए, जहां कभी जीवन और मृत्यु के सबसे गूढ़ रहस्य सुलझाए गए हों, उसी जमीन पर आज दोपहर में सत्तू के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना। और साथ में शहद में दूगा आंवले का मुरब्बा भी। हाँ, वो तो जरूरी है। और फिर शाम ढलते ढलते सई नदी के किनारे घुईसरनाथ धाम के प्राचीन शिव मंदिर में ध्यान लगाना।
और उसके बाद सर्दी के मौसम में आंवले के घने बागों के बीच से गुजरना। सच में ये सिर्फ एक टूर नहीं है, ये एक टाइम मशीन में बैठने जैसा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो प्रतापगढ़ एक बेहतरीन विरोधाभास है। विरोधाभास वो कैसे? देखिए, एक तरफ किसान आंदोलनों की वो उग्र गूंज है और आधुनिक फैक्ट्रियों का शोर है, और दूसरी तरफ प्राचीन मंदिरों और झीलों की असीम शांति। समझ गई। ये अवध के उस हिस्से को सामने लाता है जो सिर्फ शानो शौकत से नहीं बल्कि जमीनी संघर्ष और ठहराव से बना है। बहुत खूब कहा आपने। और इस गहन विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस विचार पर गौर करने की जरूरत है, अजगरा की झील पर यक्ष और युधिष्ठिर ने धर्म, कर्म और जीवन के सबसे बड़े सत्यों पर बात की थी। जी बिल्कुल। तो सोचिए, अगर वे दोनों पौराणिक किरदार आज वापस प्रतापगढ़ लौट आएं, तो क्या उन्हें आधुनिक आंवला किसानों के इस कठोर लचीलेपन, जमीन से जुड़े रहने की जिद और लगातार मेहनत में आज के युग के धर्म और कर्म का सबसे बड़ा और जीवित उदाहरण नहीं दिखेगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।